देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र में सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिए और उसे 69 अंक मिले। यदि उसे एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत आंसर के लिए 1 अंक काटे जाते हैं, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाते हैं, तो उसे इस हिसाब से मिलता है उसको 84 अंक। लेकिन उतना ही सही किया है, ठीक है ना, और उतना ही गलत किया है। लेकिन यदि 5 अंक दिया जाता है, 2 अंक माइनस किया जाता तो उसको मिलता कितना, 69 अंक, ठीक है ना। तो इसी में बताया गया है, पूछा गया है कि कुल कितने प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न थे। तो यही चीज, जितना प्रश्न जो हमको निकालना है, अधिकतर बार हम लोग क्या करते हैं, वही मान लेते हैं कि माना प्रश्नों की कुल संख्या कितना है, n मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सही आंसर दिया, फिर और सही उत्तर दिए वो m, सही उत्तर बराबर m को दिए वो सही उत्तर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो m जो सही उत्तर होगा उसी के साथ 5 गुना होगा, तो 5 गुना, पहला कंडीशन के अनुसार 5 गुना m, ठीक है। अब यदि m प्रश्नों का उत्तर यदि वो सही दे दिया और कुल प्रश्न है n, तो अब गलत आंसर कितना दिया वो, तो पूरा क्वेश्चन की संख्या में से सही उत्तर की संख्या घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। और उसमें गुना क्या करेंगे, यही 2 अंक जो घटा रहा है, तो 2 माइनस में इसलिए किया क्योंकि घटा रहा है, ठीक है। अब ये कुल मिला के अंक कितना प्राप्त होगा, तो 69, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में केवल समीकरण सेट कर लेते हैं, तो 5m माइनस 2n और माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 69। अब ये 2m और 2m सजातीय पद जुड़ जाएंगे, तो 7m माइनस 2n बराबर क्या होगा 69। यही हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी को बाद में हम लोग यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या कहना है कि यदि 4 अंक दिए जाते हैं सही उत्तर के लिए, सही उत्तर वो दिए m को, हम लोग शुरू से माने हैं m, यदि सही उत्तर दिए, अब उसके बाद गलत उत्तर कितना दिए, तो जो बचा n में से m घटा देंगे, तो n में से क्या करेंगे, m घटा देंगे, और इसके लिए उसको मिलता कितना, तो 1 अंक उसको घटाना पड़ता, ठीक है ना, 1 अंक घटता, प्रत्येक गलत उत्तर पर क्या होता, 1 अंक घटता, तो इसलिए माइनस यहाँ पर दिए, और इस तरह से कुल मिला के कितना होता, 84 अंक उसे प्राप्त होता है। इसका कैलकुलेशन सही से कर लेते हैं, तो 4m हो गया माइनस ये हो जाएगा n प्लस हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा, तो 84, ठीक। अब क्या करते हैं, ये m और 4m जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 84, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरली n को निकालना है, n को ही निकालना है, और यहाँ आसानी से गुना कर देते, यदि n में ही समीकरण 2 में यदि 2 गुना कर देते m निकलता, सही उत्तर कितना दिया है। यदि आप डायरेक्ट आंसर ही एक ही बार करना चाहते हैं, तो आप इसमें 7 से गुना कीजिए, इसमें 5 से गुना कीजिए, क्योंकि m खत्म हो जाएगा, n बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही डायरेक्ट से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 7 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 × 35, 35m माइनस 7n बराबर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 8 सती 56, 56 और 2 58 हो जाएगा, मतलब 588 हो गया, ठीक है। और उसी में इसमें अब क्या करेंगे गुना, इसमें कर देंगे 5 से गुना, पहला समीकरण में, ठीक है। तो पहला समीकरण में 5 से गुना करके यहाँ पर उतारते हैं, तो 35 हो जाएगा, m हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं तो ये 10n हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, यहाँ पर 5 से गुना कर रहे हैं तो 9 × 5 45, 5 × 6 30, 30 और 4 34 होगा, ये 34 होगा, ठीक है।
तो ये इस तरह से आया। अब इसको घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें बचेगा 3n और यहाँ पर से क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 3, ये घट के आएगा 243। अब इसको काटेंगे तो 81 से कट जाएगा। यही हमारा मान निकालना था, n बराबर क्या हो जाएगा 81। यही प्रश्नों की कुल संख्या है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये वाला होगा। आगे देखते हैं। एक सैन्य शिविर से कुछ दूरी पर एक विस्फोट होता है। ठीक है, शिविर में लगा संवेदक सेंसर जो है जैसे ही विस्फोट होता है ध्वनि ग्रहण करता है और वहां से एक ड्रोन चलती है तुरंत, और जैसे ध्वनि आने के बाद ड्रोन चलती है और ड्रोन वहां पर पहुंचते ही क्या करता है, एक तस्वीर खींचता है। फिर एक तस्वीर जैसे ही खींचा और जैसे यहाँ पर तस्वीर लेता है और शिविर को उसी क्षण तस्वीर मिल जाती है। तत्काल एक और ड्रोन वहां से चलती है शिविर से, मतलब सैन्य शिविर से, और उड़ान भरता है और उसी स्थल पर पहुंचते ही फिर वो तस्वीर खींचता है और वो भेजता है। ठीक है, 2 तस्वीर, पहला तस्वीर उसको मिला 5:02 PM में और दूसरा 3 मिनट के बाद मिलता है 5:05 पर PM में। ठीक है, मैंने शाम में। यदि दोनों ड्रोनों की चाल कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है और ध्वनि की चाल दे दिया है इतना। तो अब बताना है कि वो बम विस्फोट कितना बजे हुआ। तो ये सीधा सीधी समय और दूरी का सवाल है और ये बनना ही चाहिए। तो सिंपल समझिए कि मान लेते हैं कि एक जगह पर, यहाँ पर मान लीजिए विस्फोट हुआ। ठीक है, धमाका हुआ। ठीक है, अब धमाका हुआ तो यहाँ से चलेगा कुछ दूरी पर होगा, मान लेते हैं सैन्य शिविर। ठीक है, ये सैन्य शिविर है, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लेते हैं d है और एक ड्रोन यहाँ से उड़ते हुए गया यहाँ से। तो मतलब क्या हो गया कि 300 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या आएगी, तो ध्वनि आएगी किधर किधर। अब और ये क्या कहते हैं 30 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जाएगा क्या, ड्रोन। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जाएगा, मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जाएगा ड्रोन इधर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि धमाका हुआ माना टी टाइम, जिस समय टी समय पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे 300 डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस को पहले तय करेगा 300 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, कौन, ध्वनि। ठीक है, सबसे पहले ये तय करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ड्रोन जाएगी उसी दूरी को तय करेगा 30 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। जैसे ही पहुंचता है फोटो भेज देता है। उसके बाद ये टाइम आएगा 5:02 शाम में ये भेज देता है तस्वीर। ठीक है, तो ये कुल मिला के जैसे कितना हो जाएगा, तो इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो ये 300 होगा, 300 और डी को कॉमन ही कर लेते हैं और इधर क्या होगा 1 प्लस इधर से होगा 10, मतलब क्या हो गया 11D बटे 300। ये हो गया समय हो गया। किस चीज का समय हो गया, हमारे कितना टाइम लगा ये जैसे बम विस्फोट होने के बाद कितना समय लगा पहला तस्वीर भेजने में। ठीक है, तो ये हो गया समय का गैप। ये वाला कौन सा समय का गैप हुआ कि जैसे टी टाइम में विस्फोट हुआ और क्या हुआ कि इतना समय के बाद पहला तस्वीर भेज दिया। समझे, अब दूसरा तस्वीर कब भेजता है, तो दूसरा तस्वीर जैसे इसका 3 मिनट बाद है, यदि सेकेंड में निकाल लेते हैं फिर 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, मतलब क्या हो गया कि यानी 3 मिनट बाद, 3 मिनट का मतलब कितना हो गया 180 सेकेंड हो गया, सेकेंड। ठीक है, 180 सेकेंड हो गया। अब देखते हैं 3 मिनट बाद कितना दूरी तय किया, 180 सेकेंड के बाद
जैसे पहला तस्वीर मिला, उसके बाद तुरंत चल गया दूसरा ड्रोन वहां से चला और उसको समय लगा कितना, डी दूरी तय करने में 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से तय किया। तो डी यहाँ पर से निकल जाता है, गुना कर देंगे 18 तिया 54 होता है, 5400 मीटर ये निकल गया। किस चीज का दूरी, तो जहाँ जो सैन्य शिविर है और सैन्य शिविर से जहाँ जितना दूरी पर जो धमाका हुआ वो यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, 5400 मीटर। 5400 मीटर को हम क्या करेंगे, पहले वाला में बैठा देंगे, पहले वाला मान में। तो क्या यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 11 गुना 5400 बटे 300, तो वही चीज हो गया, 0 0 कट जाएगा, 18 तिया, तो 18 गुना 11 198 सेकेंड होगा। ठीक है, 198 सेकेंड आ गया। 198 सेकेंड क्या हुआ, जैसे जितना बजे धमाका हुआ, जितना बजे विस्फोट हुआ, उससे 198 सेकेंड के बाद पहला तस्वीर आया और वो टाइम था क्या हमारा 5:02 था शाम में। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, तो मिनट में जैसे इसी को बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 घटाएंगे तो मतलब क्या हो गया, 180 माने 3 मिनट हो गया, तो 3 मिनट हो गया और कितना हो गया सेकेंड, 18 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि इतना का गैप है किसमें से, तो 5:02 जो होगा, तो हम लोग इसको सेकेंड में नहीं लिखा है, 5:02 और 00 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें इतना जैसे टी टाइम में धमाका हुआ, ठीक है, और फिर इतना समय लिया, 3 मिनट 18 सेकेंड समय लिया, उसके बाद फोटो भेजा जिसके कारण से उस समय इतना हो रहा था, 5:02 हो रहा था। तो क्या करेंगे, इसमें ये मिला हुआ है, ऐड किया हुआ है इसमें, तब हम लोग इस टाइम में से इसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा, जो जिस टाइम में धमाका हुआ हमारा टी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे और 18 घटा देंगे, तो इसको घटाइए, तो 18 जब घटाते हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है, यदि तो यहाँ यदि नीचे में ही बड़ा रहे ऊपर में छोटा रहे, तो इसको क्या करेंगे, 1 मिनट उधर से ले लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा, तो 60 सेकंड में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 सेकंड हो जाएगा। 42 सेकंड हो जाएगा। अब इधर भी क्या हो गया, एक इधर चल गया, तो यहाँ पर एक बचा, एक में से 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 60 मिलेंगे तो 61 हो जाएगा, तो 61 में से अब 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, 58 मिनट हो गया। और फिर 4:58 42 सेकंड, यही हमारा हो गया क्या, टी टाइम हो गया, टी बजे जो विस्फोट हुआ यही हमारा टाइम हो गया। तो यही हम लोगों से पूछ रहा था, वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। तो अब ये आंसर हो गया। इसमें क्या है कि केवल समय दूरी का बढ़िया से उपयोग किया गया है और उसके घड़ी के साथ उसको मैच कर दिया है, समझे। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है और ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 पर पावर 129, 7 पर पावर 307 संख्या के इससे गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इस तरह का सवाल जब नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे, या तो सबसे आसान क्वेश्चन इसी टाइप का सवाल में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देना होता है। ठीक है ना, तो अब पावर में क्या करेंगे, पावर जो ऊपर में दिया है 129 और 307 दिया हुआ है, तो 129 को 4 पावर में 4 से भागा देना है। ठीक है ना, तो 129 में 4 से भागा देके दिखाते हैं एकदम बच्चा जैसा, तो 4 तिया 12, खत्म हो जाएगा, 9 उतरेगा, फिर 4 दूना 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, शेष बचेगा 1, हमको शेष से ही मतलब है। ठीक है, आगे 4 से भागा देंगे फिर 307 में, तो क्या होगा 7 × 28, और फिर शेषफल 2 बचेगा यहाँ पर और 7 उतरेगा, 6 चौक 24 बचेगा, शेष 3, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, 6 पर पावर केवल जो शेषफल रहेगा उसी को लिखना है ऊपर में। ठीक है, पावर में, और फिर गुना करना है 7 पर पावर, शेषफल यहाँ पर कितना बचा 3, बस 6 पर पावर 1 बराबर 6 होता है, और गुना 7 पर पावर 3 मतलब 7 पर पावर मतलब 3, मतलब 7 गुना 7 मतलब क्या है, 7 7 49 हुआ ना, 49 में 9 को लेना है और 9 गुना 7 लेना है, तो 9 गुना 7 कितना होता है, 9 7 63 होता है ना, 63 का तो 3 ही उठाएंगे,
तो मतलब क्या हो गया कि 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होता है 3, ठीक है। अब इसको जब गुना कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 18, 18 का भी तो यूनिट डिजिट चाहिए हमको, तो यूनिट डिजिट 8 होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है एक व्यक्ति प्रत्येक महीना अपने वेतन का 10% बचत करता है, यदि उसने वेतन का 12% वृद्धि होता है तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। जैसे वेतन उसका 12% बढ़ता है तो 10% व्यय भी बढ़ जाता है। तो उसकी प्रति माह यहाँ पर लिख दिया है, होने वाली बचत में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपया आय उसका क्या है, सिंपल तरीका से बनाने का तरीका है ये कि 100 रुपया मान लो, यदि प्रतिशत में ही पूछा है तो 100 रुपया मान लो। तो और बचत क्या कर रहा है, बचत वो कर रहा है 100 रुपया में से, तो 100 का 10% तुरंत निकल जाता है 10 रुपया, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, व्यय उस समय कितना कर रहा था, व्यय निकल जाएगा, यदि इसमें से 100 में से 10 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 रुपया उस समय बचत कर रहा, व्यय खर्च कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि जब यही उसकी आय क्या हो जाता है 12%, 100 से 112 रुपया हो जाएगा, 12% बढ़ेगा, ठीक। अब क्या हो गया कि व्यय भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत, 10% बढ़ जाएगा, तो 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 10% बढ़ेगा तो 90 का 10% कितना होता है 9 होता है, तो 9 बढ़ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया कि 90 से क्या हो जाएगा 99 रुपया हो जाएगा इसका व्यय। अब ये आय है ये व्यय है, घटाइए दोनों को, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो गया क्या बचत, ये क्या हो गया बचत। अब बचत यदि 13 हो गया, अब पहले बचत कितना था इतना, तो यहां से ये जो 13 बढ़ा वो कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है, 3 गुना 100 करेंगे, इसको प्रतिशत में निकालना है, 3 गुना 100 करेंगे और क्या करेंगे कहां से बढ़ा, तो 10 से बढ़ा, तो 10 से बटे दे देंगे। अब इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 30%, ये क्या होगा वृद्धि होगा, तो ये कौन सा आंसर होगा, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये सिंपल सवाल है, कोई भी प्रतिशत पढ़ा होगा तो वो आसानी से बना सकता था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी को एक पुत्र और एक पुत्री है, पी को, ठीक है, पी को एक पुत्र भी है एक पुत्री भी है, ठीक, नहीं पता है। एस क्या है, एस टी की माँ है, मान लेते हैं एस जो है क्या किसकी माँ है, टी की माँ है, टी की माँ है। अब क्या है एस आर का पत्नी, जैसे देखो माँ कह दिया है, माँ कह दिया जाहिर सी बात है स्त्री है, ठीक, तो ये कह रहा है एस आर की पत्नी ही होगा, एस आर की पति या पत्नी है, ठीक है ना, तो एस क्या होगा पत्नी ही होगा, किसका आर का, आर का होगा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्यू और आर, क्यू और आर पी की संतानें हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पुरुष हो गया, समझ रहे, ये पुरुष है और ये स्त्री है, ठीक है ना, तो ये पत्नी बन जाएगी, ये पत्नी है, ठीक। अब क्या है आर और क्यू, क्यू और आर, तो क्यू यहां दे देंगे, क्यू और आर पी की संतानें हैं, तो पी ये वाला होगा संतानें, यही जो कह रहा है यहाँ पर जो कहा था कि एक बेटा और एक बेटी है, यदि बेटा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटी हो जाएगी, ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा बेटी हो जाएगी। और क्यू और एस में क्या संबंध है, तो ये ननद होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है यही पूछ रहा है कि क्यू का एस से, तो क्यू क्या होगी एस की क्या होगी ननद होगी, क्योंकि ये इससे शादी हुआ है और इसकी इसकी ये बहन है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक, शुरू में ही कहा गया, तो जाहिर सी बात है इसमें आंसर कौन सा होगा ये वाला होगा, क्यू एस के पति, क्यू क्या है एस के पति की बहन है, तो इसकी बहन है, सिंपल बात है, तो यही होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितनी 3 अंकीय संख्याओं को 2 के पूर्ण घात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो अब देखिए 2 का घात ही लिखते हैं, तो 2 पर पावर 1 यदि रहेगा क्या होगा 2, 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 पर पावर 3, अब बनाने तो आराम से बना सकते थे लेकिन एक थोड़ा सा डिटेल समझाने के लिए कर रहे हैं,
3 बराबर 8 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 पर पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 पर पावर 7 कितना हो जाएगा तो 128 हो जाएगा, 128, और 2 पर पावर 8 कितना हो जाएगा तो 256 हो जाएगा, और 2 पर पावर 9 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, और 2 पर पावर 10 क्या कर रहे हैं 2 पर पावर 10 कितना होता है तो 1024, जो 1 जीबी के रूप में हम लोग हर समय यूज करते रहते। तो पूछ रहा है क्या 2 का पूर्ण घात क्या होगा, 3 अंकीय, तो 3 अंकीय यही 3 गुण है, तो यही हो जाएगा आंसर। कितना हो सकता है 3 गो हो सकता है। यदि पूछते हैं 2 अंकीय तो 2 अंकीय भी यहाँ से यहाँ तक है 2 अंकीय, और 1 अंकीय तो यही भी 3 तो 3 का जोड़ी में है यहाँ तक, खासकर 3 अंक तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सी। हमको पूछ रहा है ये वाला 3 अंक वाला, तो ये भी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी द्वि अंकीय धनात्मक पूर्णांक में 5 कितनी बार आएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं 100 में 5 से भागा दे देते हैं, कितना होता 20 होता। ये भी कर सकते थे, और क्या करते हैं 1 अंक घटा देते, तो 1 अंक घटा देते तो 19 डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से नहीं जाके क्या करेंगे हम लोग एकदम क्लियर से बना देते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो अब शुरू से ही गिनेंगे, 2 अंकीय संख्या है तो 15 शुरू होगा, 15, 25, 35, 45, 55, और फिर 65, फिर कितना हो जाएगा 75, फिर 85, फिर 95, इतना हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट डिजिट ही यहाँ पर जोड़िए, 5 6 7 8 9 गो, 9 गो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 50 से यहाँ पर शुरू होगा, 50, 51, 52, 53, 54, 54 हो गया, 55 हो गया। तो इसमें भी हम खाली ये गिनेंगे, ठीक है, इकाई अंक यहाँ पर गिन लिया, 55, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, और फिर क्या हो गया 59 हो गया, 60 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो। क्यों, ये यदि यहाँ पर 5 गिन लिए हैं तो यहाँ पर नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो सब मिला के कितना हो गया 2 अंक ये हम लोग गिने, सब मिला के हो गया 19 गो, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक साइकिल पर प्रथम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इसी रफ्तार से चलवे करेगा, तो टाइम कितना टी एक्स, टाइम कितना लेगा टी एक्स। जैसे देखिए पहले जैसे देखिए कि इस हिसाब से चलते हैं, और इसमें स्पीड उस दौरान कितना होता है, जैसे 1 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर दूसरा 2 किलोमीटर जो चलता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तीसरा 3 किलोमीटर जो चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, अलग अलग से। फिर वाई के उसी दूरी को क्या करता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी क्या करता है क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चाल से तय करता है। तो दोनों में जो समय का एक ही समय यात्रा आरंभ करता है, वाई कितना मिनट पहले, मतलब दोनों में समय का अंतर क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। समय तो दोनों का समय निकाल देंगे, लास्ट में अंतर कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या, तो 1 किलोमीटर चला, फिर क्या चला 2 किलोमीटर चला, फिर कितना चला, दूरी ऊपर में नहीं देखे क्या होता है कि समय बराबर, फॉर्मूला यदि नहीं जानते होंगे तो ऐसे जानते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे क्या होता है चाल, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ऊपर में क्या रहे दूरी दे रहे हैं, फिर दूरी दे रहे हैं। यहाँ पर चला कितना, तो पहले चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा में चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा में चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इसका योग कर दीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 20 लघुत्तम हो जाएगा, 10 5 और 4 का, ठीक है। लघुत्तम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 से गुना करते जाइए तो 4 लिखाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर फिर कितना होगा 5 5 दिया 15, तो मतलब क्या हो गया 8 8 और 15 कितना होता है 23/20, ठीक। अब देखते हैं समय y कितना लेता है, तो y लेगा 1 1 2 3 तो रहेगा ही 1 2 3, ठीक।
लेकिन इसको चला किस रफ्तार से, वाई पहला चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बस उलट पुलट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यही 20 आएगा नीचे में। अब यहाँ 5 आएगा, 5 गुना हो जाएगा 5 प्लस, फिर यहाँ 2 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 होगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, अब कुल मिला के कितना हो गया, 12 4 16 5 21, 21 बटे 20 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर करेंगे तो 2 बटे 20 आएगा, ठीक है। अंतर बराबर क्या हो गया, 2 बटे 20, और 2 बटे 20 क्या हो गया, ये भी घंटा में है, ये भी घंटा में, ठीक है ना। तो इसको घंटा को मिनट में पूछ रहा है, कितने मिनट पूछ रहा है, मिनट। तो मिनट में क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, इससे काट देंगे, 3 कटेगा, 3 दूना 6, 6 मिनट क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर, डी नंबर, ठीक है। तो यही सवाल था, समय, चाल और दूरी का जो रिलेशन होता है उसी से सवाल पूछा गया और हर साल पूछता है, इसको मजबूत कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक सवाल है कि पूर्व दिशा की ओर उन्मुख, पूर्व दिशा की ओर उन्मुख। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी कॉपी या तो बोर्ड जो भी रहे, ऊपर की ओर उत्तर मानते हैं, ठीक है, नॉर्थ मानते हैं ऊपर की ओर, साउथ मानते हैं इधर, और पूर्व पश्चिम दाया बाया इसी के अनुसार से कर लेना, ठीक है ना। मुख्य चीज क्या है, उत्तर किधर मानते हैं, यदि उत्तर इधर है तो पूर्व क्या हो जाएगा, इस तरह से ईस्ट ये हो जाएगा और वेस्ट क्या हो जाएगा ये। तो पूर्व की ओर उन्मुख हो जाएंगे और क्या करेंगे, 4 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, 4 किलोमीटर। फिर क्या हो गया कि दाहिने, तो हमारा दाहिनी इधर हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है, जब इधर मुंह चल रहे हैं तो 3 किलोमीटर चला, देखिए दाहिनी मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है, फिर अब इस ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर वो बाईं मुड़ता है, फिर से बाईं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चलता है फिर से 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी क्या हो गया, 2, 4 यहाँ पर था तो 4 2 6 किलोमीटर कुल दूरी तो हो गया। यहाँ पर कह रहा है आरंभिक स्थान के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगा, 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर तो हो गया। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, तथा अंतिम स्थान से जिस दिशा की ओर उन्मुख, अंतिम स्थान पर जिस दिशा की ओर अभिमुख है वो क्रमशः है। तो ये अब इधर से इधर जा रहा था तो इधर ना है तो उत्तर की ओर है, तो नॉर्थ की ओर होगा, तो नॉर्थ ऊपर में है और ये वाला 6 किलोमीटर है। आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में पहली 2 संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्या अपनी ठीक 2 अनुवर्ती संख्याओं का योग क्या क्या दिया गया है, योग है, ठीक है ना। मतलब जो जैसे तीसरा संख्या है जो शुरुआती 2 संख्याओं के योग करके ये सीरीज बनाया गया, ठीक है ना। ये इसी अनुक्रम में पहली 2 संख्या क्या क्या है हमारा, 4 है और 7 है, ठीक है ना। तो 4 और 7 है और तीसरी संख्या यदि लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को योग करके लिखेंगे तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 हो गया तो 11 और 7 फिर से जोड़ेंगे तो कितना अगला संख्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ करके तीसरी संख्या लिखना, ठीक है। 18 और 11 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 29 और 18 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 9 17 7 और 2 और 3 और 1 बाकी तो 4 होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा जी कौन सा जा रहा है कि छठी संख्या 1 2 3 4 5 6, छठी संख्या हमारा क्या हो गया 47, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2 कंपनियां ए और बी दोनों में पुरुष कामगारों की संख्या और महिला कामगारों की संख्या इतना अनुपात में है, जैसे ए कंपनी ए है और बी कंपनी ए वाला है। यहाँ पर पुरुष और महिला कितना है 3:10 है और यहाँ पर क्या है 7:5 है। तो महिला कितना है, यहाँ पर महिला इधर है, महिला यहाँ पर महिला इधर है, दोनों को अनुपात यदि सेम करने रहेगा तो इसमें 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। अब क्या हो गया, दोनों का अनुपात सेम हो गया। अब कहते हैं कि तो यदि दोनों कंपनियां महिला कामगारों की संख्या सेम है, सेम हो गया, यहाँ पर सेम है तो ए में कारीगरों की कुल संख्या, ए में कारीगरों की कितना संख्या हो जाएगा, जितना भी होगा, लेकिन एक्स में भी मानेंगे तो 23 एक्स होगा, मतलब 23 इधर और इधर कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। तो अनुपात क्या होगा, एक्स एक्स भी रखें वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 23 अनुपात 24। ये कौन सा आंसर होगा, तो बी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का सवाल यदि आएगा 11 से विभाजित, यदि एक्स और वाई दो अंक है, क्या डिजिट है, मतलब अंक क्या होता है, एक से 0 से लेकर क्या मतलब है 0 1 2 और डॉट 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 90 तक होगा, समझे अंक। ठीक, ये अंक है और इतना ई एक संख्या है, ठीक है ना। और उसमें क्या करें 11 से विभाज्य है, ये 11 से कटने वाली है। 11 से कटने वाली संख्या क्या होता है, मान लिया जाए कि यहाँ पर जो लिखा है 11 से कटने वाली संख्या जो है, तो क्या होता है एक एक स्थान छोड़कर यदि जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके अंतर को निकालेंगे तो वो 11 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, 11 से विभाज्य, ये नहीं कि 11 आएगा, 11 से विभाज्य होगा। 22 भी आ सकता है, 23 33 भी आ सकता है, ठीक है ना, या तो 0 भी आ सकता है, 0 11 से कट जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब एक एक अंक छोड़कर गिनते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर इधर देखिए 4 + 5 + 7 + 0 और इधर एक्स और वाई प्लस क्या करेंगे 9, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इधर का मान कितना आ जाएगा 9 और 7 16 हो जाएगा, और इधर से मान आएंगे एक्स प्लस वाई, ये वाला मान लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 9 हो जाएगा। अब ये तो जुड़ेगा नहीं, वो तो जुड़ के लिखा गया। अब ये दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, यहाँ इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, ये वाला यहाँ से लाए हैं, ये वाला, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, जितना भी होगा, लेकिन 11 से कट जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7 और 11 से कट जाना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 11 से कट जाना चाहिए। तो अब 11 से कटने के लिए इसको 11 से 7 ज्यादा होना चाहिए, सही बात है। 11 से 7 ज्यादा होगा तभी ना, तो 11 से 7 ज्यादा कितना होता है, 11 + 7 तो कितना हो जाएगा 18। 18 यदि यहाँ पर होगा तब ना 18 में से 7 जाएगा तो 11 में से 11 कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग जाने क्या कि x + y का मान कितना निकल जाएगा 18, ये हम लोग यहाँ से निकालें, ठीक है ना, क्योंकि 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, अब 11 से विभाज्य होगा तो x + y का मान निकल गया, तो x + y को 11 से भागा देंगे, 11 से भागा जब देंगे इसी को, तो इसी में 11 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था। ठीक, अब आसान सवाल है, केवल सोचने की भर था देरी। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु P में 20% तांबा है और 80% जस्त, जाहिर सी बात है। एक अन्य मिश्र धातु है Q है और उसमें 60% तांबा है, 40% जस्ता है। P और Q को तीसरी मिश्र धातु R को इस प्रकार से तैयार किया जाता है, एक अन्य उसी दोनों को मिलाकर क्या करेंगे एक अन्य धातु तैयार करते हैं R मिश्र धातु। तो उसमें क्या होता है कि तांबा और जस्ता का मात्रा बराबर होता है। मात्रा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब क्या यहाँ से समझे प्रतिशत में बदलेंगे 50-50% रहेगा दोनों, ठीक है, दोनों बराबर रहेगा मतलब 50-50%। तो इसको हम लोग एकदम सिंपल ट्रिक तरीका से बनाते हैं। तो एक में सेम चीज लेना है, ये आप लोग जानते होंगे, केवल तांबा ले रहे हैं तो तांबा ही लेना है 20%, और इधर से आएगा 60%, ठीक है, 60% क्यों बोला है, और हम करना है कितना 50%, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 30, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 10। ये दोनों का अनुपात ही होता है हमारा अनुपात, तो ई क्या क्या कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1:3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। वो बराबर बराबर अनुपात में लाने के लिए पी धातु की 1 गुना 1 अनुपात और Q की 3 अनुपात मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर मात्रा में 50-50% दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए 2 अंकीय संख्या है जिसके अंक भिन्न अंक है, बी भी क्या है 2 अंकीय संख्या है, और वो क्या है जो ए के उलटने से प्राप्त होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए एक 2 अंकीय संख्या है जिसके अंक भिन्न है, मतलब अलग अलग है, और बी भी एक 2 अंकीय संख्या है
जो ए के अंकों के पलटने से प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए कि 23 यदि शुरू में होगा तो 23 यदि शुरू में होगा तो इसका अंक अंक पलटने पर क्या होगा, 32 होगा। इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये एक अलग संख्या, ये अलग, ये है ई है ए मान लेते हैं, तो ये वाला मान लेते हैं बी है, ठीक है। इसी तरह से दिया गया है, इसी तरह का सवाल सोचने के लिए हमको कहा गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कहा क्या गया है कि देने यदि a माइनस बी 27 के गुणज है, 27 के गुणज है, और जहां a इज ग्रेटर देन b, तो ऐसे भिन्न ऐसे कितने अलग अलग a संभव है, मतलब कितना प्रकार का a संभव है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले 2 अंकीय संख्या को जब मानते हैं, अब a बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंकीय संख्या यदि मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। यहाँ पर y क्या है, इकाई अंक, और x क्या है, दहाई अंक, और b बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट पलटने से 10y और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि a माइनस बी यदि करेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 9x बचेगा माइनस 9y होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, 27 का गुणज में ही होना चाहिए, ठीक है, 27 का गुणज। तो मतलब क्या हो गया 9 गुना x माइनस वाई, तो और ये 27 का गुणज में होगा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मतलब क्या हो गया कि 27 के गुणज में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन कौन सा मान आएगा इसी के गुणज में, तो इसका मान लेते हैं n, ठीक है। तो अब n का मान कितना कितना हो सकता है, n बराबर हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यों 3 ही तक क्यों जाएगा, क्योंकि इसका मान फिर 9 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे इसका मान हम क्या क्या ले सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर हो सकता है 3 हो जाए, 6 हो जाए, या तो 9 हो जाए, यही 3 गो अंक होगा, 3 चीज़ होगा। तो अब पहला कंडीशन लेते हैं स्थिति 1, केस 1। केस 1 में क्या लेंगे, x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं 3, ठीक है। अब x माइनस वाई बराबर 3 लेंगे तो x और y का मान क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा x और y का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले 3 और 0 हो सकता है, फिर 4 और 1 हो सकता है, फिर 5 और 2 हो सकता है, फिर 6 और 3 हो सकता है, फिर 7 और 4 हो सकता है, 8 और 5 हो सकता है, 9 और 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन गुणज हम लोग 27 तक रखेंगे, तो इसमें 3 कॉमन और है और इसमें 3 कॉमन और है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मान कितना है, 1 2 3 4 5 गो ही होगा, यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा 5 गो मान, ठीक है। अब दूसरा केस 2 में लेते हैं, केस 2 में लेंगे क्या लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर दूसरा केस में हम लोग x के बराबर 6 मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो 6 होगा तो 0 होगा, फिर 7 होगा तो 1 होगा, फिर 8 होगा तो 2 होगा, 2 होगा, फिर 9 होगा, 9 होगा तो 3 होगा, ठीक। तो इसमें भी क्या है कि 3 3 का कॉमन है, तो ये वाला मान संभव नहीं है। फिर तीसरा केस क्या हो जाएगा, केस थर्ड में क्या आएगा कि x माइनस वाई बराबर 9 होना चाहिए, तो ये एक ही बनेगा 9 और 0, ठीक है। तो ये ठीक है। यहाँ पर से कितना आया 5, यहाँ पर से 3 और यहाँ पर से 1, तो कुल संभव मान क्या क्या होगा, संभव मान a का संभव मान कितना हो जाएगा, तो 5 केस 1 से आता है और 3 केस 2 से आता है और 1 यहाँ से, सब मिला के कितना हो जाएगा 9, तो यही हो जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर होगा, तो 9 संभव मान है, ठीक है। ये
केवल ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 अंक की संख्या किस तरह से मानेंगे, ये जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि गुणज के बारे में इसमें कंसेप्ट रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि कौन कौन सा मान संभव होगा, और मोसो का कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन वाला बातें हटाना पड़ेगा आपको। कॉमन जहाँ पर 3 का फैक्टर है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये गुणज अधिक हो जाएगा, समझे। जैसे 81 हो जाएगा या तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये 3 को मान हटाते हैं। 12 आंसर नहीं होगा, जैसे ये तीनों यदि जोड़ देते तो 12 आंसर नहीं होगा बल्कि 9 होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए है कि 3 गुना 3 है, 3 गुना 7 है, 3 गुना 11 है। मतलब क्या हुआ, टाइल की ये आकार है, ठीक है। इन टाइलों को का उपयोग बिना तोड़े 3 गुना 100 में करना है, ठीक है। तो मतलब यही हो गया कि 3 3 का गुना है, और इसमें क्या कर रहा है कि x क्या है, x और y क्या क्रमशः आकार की टाइलों का अधिकतम संख्या, भिन्न आकार के अधिकतम संख्या, और y क्या होगा, न्यूनतम संख्या में जितना हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका उपयोग हम उस क्षेत्र के पूर्णता बिछाने के लिए किया जा सकता है। तो x माइनस वाई माने न्यूनतम अधिकतम संख्या कितना टाइल का यूज कर सकते हैं, और न्यूनतम से न्यूनतम संख्या कितना में टाइल कितना कम संख्या में यूज करेंगे टाइल की पूरे ये 100 गुना 3 जो है में पूर्णतः ढक जाए, ठीक है। तो अब 3 मान लेते हैं, ऐसे ऐसे करके मान लेते हैं। तो 3 तो है ही, ठीक है। अब जैसे 3 गुना था, केवल लंबाई हमको देखना है अब, क्योंकि 3 3 3 में बिछाना ही है, और 100 जो है 100 लंबाई है, ठीक है। और 3 3 का है, तो मतलब क्या हो गया, ऐसे करके भी बिछेगा, समझे। तो मतलब सिर्फ लंब से मतलब है, समझे, लंबाई से मतलब है 100 से, ठीक है। तो 100 में हम लोगों को 3, 7 और 11 का यूज करना है, ठीक है। अब का देखते हैं x माने अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या में क्या करेंगे, अधिकतम संख्या में टाइल यदि लगाना रहेगा, सबसे छोटा वाला यूज ज़्यादा करेंगे। सबसे छोटा वाला यूज कितना, 3 का है, तो अब इसको 100 तक पहुँचाना है, तो 3 गुना 33 भी कर सकते थे, लेकिन एक शेष बचाएंगे, और एक कब है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला संभव नहीं है। तो 3 गुना कितना करेंगे, 31 कर सकते हैं, ठीक है। 31 करेंगे तो 93 हो जाएगा, और 93 और एगो 7 वाला लगा देंगे, ठीक है। तो 93 और प्लस क्या करेंगे, 7 गुना 1 कर देंगे। तो मतलब क्या हो गया, 31 यहाँ से आया प्लस एगो यहाँ से आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 31 आया, यहाँ से 1 आया, मतलब क्या हो गया, कुल 32 टाइल लगा। अधिकतम ये क्या है, अधिकतम 32 टाइल में ये पूरे ढका सकता है, ठीक है। अब यही हो गया हमारा मान, क्या हो गया, x, ठीक है। x का मान यही हो गया। अब y में जाते हैं, तो y में क्या करेंगे, y न्यूनतम टाइल की संख्या लेना है, तो मतलब बड़ा से बड़ा लेना है। तो बड़ा वाला कितना है, 11 वाला है, तो 11 गुना हम कर सकते हैं 9, अगर 9 नहीं आवे, लेकिन 1 का कोई है नहीं, तो इसलिए 11 ई वाला गलत तरीका हो गया, ये वाला नहीं होगा। तो 11 गुना क्या करते हैं, 8 करते हैं, ठीक है। 8 यदि करेंगे तो 11 8 88 आ जाता है, 88 या फिर 12 बच जाता है। तो 12 में हम 4 गो हम 3 वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 गुना 4 कर देंगे, तो 4 यहाँ पर से 4 आया, और यहाँ पर से क्या आया, 8 आया। तो 8 4 कितना होता है, 12। कुल मिला के कितना टाइल हो गया न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना हम लोग यूज कर सकते हैं, तो 12 टाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, 100 वाला ढकने के लिए, ठीक। तो अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, यही है हमारा y, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 32 है माइनस 12 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ये वाला आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बढ़िया सवाल है, इसको आराम से पहले धैर्यपूर्वक देखना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी को 800 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि उसकी मामूली दुर्घटना होती है तो उसकी चाल क्या हो जाता है, आधी रह जाती है। यदि उसमें कोई यांत्रिक त्रुटि आता है तो उसका विद्यमान चाल पर ज़्यादा जरूरी ध्यान देना, 1/4 रह जाती है, ठीक है। अपने यात्रा में 200 किलोमीटर जब चलता है के बाद रेलगाड़ी एक मामूली दुर्घटना होती है, और फिर 400 किलोमीटर के बाद यांत्रिक त्रुटि आ जाता है। यदि रेलगाड़ी 200 किलोमीटर के बाद यांत्रिक त्रुटि होता है और पहले उस बाद में क्या होता है, मामूली दुर्घटना होता है, तो अपने गंतव्य से 4 घंटा
और लग जाता है। यदि ये नीचे वाला घटना होगा तो 4 घंटा और लग जाएगा, और ऊपर वाला घटना होता है तो उसमें 4 घंटा कम लगता है। तो सिंपल बात है, दोनों का टाइम निकालना है, ठीक है। तो T1 निकालेंगे पहले हम लोग। T1 क्या है, 800 किलोमीटर पूरे चलना है। 200 किलोमीटर पहले चल गया, ठीक है। 200 किलोमीटर एकदम आराम से सुरक्षित चला। कितना स्पीड से, मान लेते हैं v के स्पीड से चला, ठीक है। अब 200 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 200 किलोमीटर अपने मार्ग में 200 किलोमीटर चलने के बाद, यात्रा मार्ग में 200 किलोमीटर के बाद एक मामूली दुर्घटना होती है। मामूली दुर्घटना के बाद क्या होता है, मामूली दुर्घटना के बाद आधार आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चला कितना, तो 400 चला। 400 किलोमीटर के बाद मामूली दुर्घटना होती है, और उसके 400 किलोमीटर बाद, उसके 400 किलोमीटर बाद, मैंने ई मामूली दुर्घटना पर कितना 400 किलोमीटर चला, उसके ई 400 किलोमीटर चला कितना, इसकी आधी गति से। अब 400 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है, यांत्रिक त्रुटि आ जाता है। तो शेष बचा क्या, 600 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। अब तो चलना है 200 किलोमीटर ना, तो 200 किलोमीटर चलना है। अब क्या हो गया कि विद्यमान चाल के क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ पर विद्यमान लिखा है, मैंने जो इस समय चाल, जैसे मैंने आधा चाल था, आधा का 1/4 हो जाए, मतलब आधा का 1/4 मतलब क्या हो गया, v/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भिन्न के जोड़ कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर v ऊपर में देंगे, यहाँ पर 200, 200 गुना 400 गुना 2 800 हो जाएगा, 800, और फिर 200 गुना 8 तो कितना हो जाएगा, 1600। तो मतलब कितना आ जाएगा, तो ये सब मिला के 2600 होगा। 2600 बटे क्या हो जाएगा, v। ये टाइम निकला यदि पहला कंडीशन है, अपने मार्ग में ये पहला कंडीशन से यदि जा रहा है तब। अब देखिए दूसरा कंडीशन से यदि जाएंगे तो T2 बराबर क्या होता है, इसमें भी 200 किलोमीटर एकदम सेम बढ़िया चाल से चल रहा था, वही ट्रेन है तो सेम वेलोसिटी रहेगा, ठीक। अब देखते हैं यांत्रिक त्रुटि आ जाते हैं। पहले इसमें यांत्रिक त्रुटि है, उसमें पहले मामूली दुर्घटना होता है, इसमें पहले यांत्रिक त्रुटि हो जाती है। यांत्रिक त्रुटि जब हो जाएगा और 400 किलोमीटर चलेगा उसके बाद भी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, v/4 हो जाएगा पहले, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसके बाद 200 किलोमीटर जो बचता है, 200 किलोमीटर जो बचता है उसमें भी अब उसके बाद वो आधा होगा। मामूली दुर्घटना होता है तो मतलब विद्यमान गति है, यहाँ पर भी विद्यमान होगा, जहाँ पर भी है वो विद्यमान गति से वो आधा होगा, आधा या 1/4 विद्यमान गति से था। तो 1/4 तो पहले चल रहा था, तो एक अब आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए 200 बटे v प्लस ये हो जाएगा 800, या तो सीधे सीधे डायरेक्ट भिन्न के जोड़ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। तो 4 4 1600 बटे v हो जाएगा, फिर प्लस ये भी हो जाएगा 1600 बटे v हो जाएगा। भिन्न के जोड़ करेंगे तो सिंपल जोड़ देंगे, 16 32 32 2 34 3400 बटे v। तो इसमें देखिए ज़्यादा टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा ज़्यादा टाइम। मतलब क्या हो गया, प्रश्न से यदि हम लोग देखेंगे तो प्रश्न से यदि देखेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 3400 में से 2600 घटाएंगे, 34 में से 2600 घटाएंगे कितना होगा, तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं, 3400 माइनस 2600 बटे v होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें आंसर यहाँ पर आ जाएगा 800 अंतर आता है, और बराबर यहाँ पर 400, इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 200। तो मतलब क्या हो गया, v बराबर 200 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा हो गया आंसर। और ये किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर है हमारा ए ऑप्शन में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, ये दिखा एक भर्ती प्रक्रिया में विद्यार्थियों के चयन के 3 घटक में 3 घटक 1 2 3 घटक है, ठीक है। उसके प्रदर्शन पर आधारित है। घटक 1 2 3 के भारांश वेटेज कितना है वो दिया हुआ है, 0.2 0.3 और 0.5 दिया हुआ है, याद रख लेना है। और नीचे दिए गए आंकड़े का उपयोग करके 3 अभ्यर्थी को यदि चयन करना होगा, यहाँ पर 5 विद्यार्थी है, 5 अभ्यर्थी है ना,
5 अभ्यर्थी है, 5 अभ्यर्थी में से 3 को चयन करना है, जो टॉप नंबर लाएगा उसी को चयन करना है, ठीक है। अब हमको बताना है कि उसका कट ऑफ क्या होगा, मतलब लास्ट थर्ड नंबर पर कौन सा कट ऑफ रहेगा, कौन सा अंक वाला को सेलेक्ट करेंगे लास्ट। कट ऑफ मतलब वही हो गया लोएस्ट मार्क्स। तो अब हम लोग इसमें से देखेंगे विद्यार्थी 1 के लिए, 1 के लिए देखते हैं। तो 1 के लिए देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के जैसा ही ट्रीट कीजिए। 5 है, 5 गुना में वेटेज कितना जाएगा 0.2 प्लस फिर यहाँ पर 4 है, 4 गुना वेटेज कितना जाएगा 0.3 और फिर प्लस क्या है यहाँ पर 6 है और इसका वेटेज कितना जाएगा आधा मतलब 0.5। तो इसका मान निकालिए ए के लिए, ए के मान निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 1.2, 4 × 12 1.2 और 6 × 5 30 माने 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 4 5.2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा रैंक कितना आएगा, दूसरा रैंक में देखिए ये यहीं से लिखेंगे 4 गुना 0.2 वही वाला सेम वेटेज तो सेम ही रहेगा प्लस 6 गुना 0.3 प्लस 5 गुना 0.5। देखिए इसका मान निकालिए तो ये हो जाएगा इसका मान निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा प्लस ये होगा 3 6 18 1.8 हो जाएगा 1.8 प्लस क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 2.5 मतलब क्या हो गया कि 18 और 8 कितना होता है 26 और 25 क्या हो गया 51 मतलब 5.1 हो गया, ठीक है। अब तीसरा विद्यार्थी जो है वो कितना नंबर लाया तो देखिए 3 गुना 0.2 प्लस 2 गुना 0.3 होगा और फिर प्लस 8 गुना 0.5 होगा, ठीक है। तो इसका अंक कितना आएगा तो 0.6 आ गया प्लस 0. फिर से 6 आ गया फिर प्लस और 8 × 5 40 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12 मैंने 1.2 और 4 मतलब 5.2 हो जाएगा, ठीक। अब चौथा विद्यार्थी का कितना अंक आ रहा है देख लेते हैं 9 गुना 0.2 प्लस 4 गुना 0.3 और प्लस 3 गुना 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.8 होगा और फिर यहाँ पर 1.8 होगा, यहाँ पर 1.2 होगा, यहाँ पर 1.5 होगा, ये 27 हो गया। 27 और 18 45 होता है 4.5 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि चौथा 5वां विद्यार्थी जो लास्ट विद्यार्थी है इसका कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 गुना 0.2 और फिर प्लस 8 गुना 0.3 हो जाएगा फिर प्लस 2 गुना 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 16 होगा 1.6 प्लस 24 होगा 2.4 फिर प्लस 10 होगा 1 मतलब क्या हो गया ये दोनों मिला के कितना होता है 3 और 1 4 और 1 5 होगा पूरी, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉप 1 में टॉप रैंक कौन कौन सा है। एक ये है, एक रैंक पर आएगा 52 और ये 52 भी ये भी है, ठीक है। ये भी एक ही रैंक पर आएगा लेकिन 2 चयन करना है और तीसरा क्या होगा 51, ठीक है मैंने 5.1। तो कट ऑफ क्या बनना चाहिए यही बनेगा कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ हमारा वही बनेगा 5.1 तीन विद्यार्थी को चयन करने के लिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 3 भागीदार हैं, 3 भागीदारों में ए बी सी ने एक व्यवसाय आरंभ किया। ए ने 1/3 अवधि के लिए पूंजी का 1/3 लगाया, बी ने 1/4 अवधि के लिए कितना लगाया पूंजी का 1/4 भाग लगाया। अब सी ने क्या किया संपूर्ण अवधि के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब बिजनेस चलता है तो वो 1 साल के लिए चलता है, 1 साल जनरली माना जाता है। 1/3 का मतलब हो गया 1/3 1 साल में 1/3 महीना, ठीक है। मतलब 1/3 मतलब क्या हो गया 4 महीना, 1/4 हो गया 3 महीना और पूरा मतलब 12 महीना, ठीक है। ये चीज़ यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं लगाया तो अब शेष पूंजी माने जो भी बचा हुआ शेष पूंजी था जैसे 1/4 एक लगाया 1/3 एक लगाया और शेष जो बचा वो लगाया कौन सी और पूरे अवधि के लिए। तो अब देख लेते हैं कि मान लेते हैं ए बी
सी, ठीक है। अब ये लगाया क्या, पहला क्या है, ए ने 1/3 पूंजी लगाया, और कितने के लिए, ये जरूरी जानना है, कितना अवधि के लिए, 1/3 अवधि के लिए। तो 1/3 अवधि मतलब 1/3 मैंने 12/3 करेंगे, 4 महीना आएगा, ठीक है। और इसमें फिर अनुपात करेंगे, फिर 1/4 पूंजी लगाया, कौन, बी, और कितना, 1/4 अवधि के लिए, 1/4 मैंने 12 महीना का 1/4 तो 3 महीना होगा, ठीक है। अब सी कितना लगाया, तो सी कितना लगाया, जो इन दोनों से बचा शेष जो पूंजी, मतलब 1/3 प्लस 1/4 के बाद जो उतना भी बचेगा, तो ये 12 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो शेष कितना बचा, शेष बचेगा कितना बताओ, तो शेष तो बचेगा 5/12 है ना, 5/12, तो 5/12 लगाएगा, 5/12 लगाया कितना अवधि के लिए, तो 12 अवधि के लिए, ठीक है। अब ये दोनों का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 12 कटिए जाएगा, 12 लेकिन गुना भी करना पड़ जाएगा, समझे। तो 12 मैंने क्या हो गया, 3/4 अनुपात 3/4 अनुपात 5, इसमें 12 गुना कर देंगे, तो 12 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 9, 12 गुना करेंगे तो 12 4 4 कट जाएगा, 3 3 बच जाएगा ऊपर में, तो 9 हो जाएगा, और 12 5 60, ठीक है। ये हमारा नेट अनुपात निकला, ठीक है, किसका, इन तीनों का जो निवेश करने का जो अनुपात हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में उसको 17,000 रुपया लाभ होता है, तो सी का हिस्सा क्या करेंगे, सी का हिस्सा में सी वाला अनुपात लेंगे, और बटे क्या करेंगे, ये तीनों जोड़कर, तीनों मतलब ये दोनों 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, 25 और 60 कितना होता है, 85 होता है। तो ये दोनों को, तीनों को जोड़ देंगे, नीचे में बटे दे देंगे, और लाभ कितना हुआ हमारा 17,000 रुपया, ठीक है ना। इसको यदि 17 मानते हैं तो ये 1,000 ऊपर में बचेगा, और 17 5 85 हो गया। अब 5 से इसको काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 5 60, ठीक, 12 गुना 1,000 बराबर कितना हो जाए, 12,000 रुपया, ठीक है। किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा, सी के लिए आंसर ए वाला होगा, ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, सामान्य बेसिक नियम पर था, जो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप जब पढ़ते हैं तो उसमें ये मतलब एक बहुत ही मतलब फंडामेंटल चीज़ है जिस पर ये पूछा है सवाल, ठीक है ना। तो इसमें पूछने का मतलब भी यही है कि आप उस चीज़ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो रसायन एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करने वाला है, ठीक है, मतलब मिश्रण के जैसा होगा, ठीक है। अब एक पात्र में 10 लीटर रसायन ए है, ठीक, इनमें से इस रसायन का 1 लीटर निकाल लिया जाता है, और उसमें उसी के जगह पर क्या बी डाल दिया जाता है, फिर उसको मिला दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर पात्र में से इसी मिश्रण का 1 लीटर निकाल दिया जाता है, फिर बी डाल दिया जाता है। फिर अब अगला देखिए, यदि मिश्रण के 1 लीटर को रसायन बी के 1 लीटर से जो मिश्रण बना था उसमें उससे फिर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया एक बार और पुनः किया जाता है, तो मतलब क्या हो गया कि कुल 3 बार, n बराबर कितना हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो पहले था शेष बचा भाग कह सकते हैं, बराबर क्या होता है, A0 इंटू 1 माइनस R बटे यही कह सकते हैं ए होता है, इसी तरह से पावर क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह का नियम का सवाल बहुत बार बनाए हैं, और शुरुआत में भी बनाए थे, ठीक है ना। तो इसमें A0 क्या होगा, शुरू में जितना है तो A0 के जगह पर क्या लिखेंगे 10, और 1 माइनस क्या हो जाएगा R, कितना निकालते हैं प्रत्येक बार, तो 1 लीटर ही निकाल रहे हैं, और कितना में से निकालते हैं, तो 10 में से निकालते हैं, ठीक है। तो इसी नियम से बनाएंगे, और उस पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा गुना, और यहाँ पर 9 बटे 10 पर पावर हो जाएगा 3, बराबर क्या होगा 10 गुना 729 बटे 1000, ठीक है। अब ये 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा शेष भाग कितना हो जाएगा, 7.29, समझ रहे, 29 लीटर बचेगा, समझे, 29 लीटर बचेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं तो बी का हिस्सा, यहाँ पर क्या करें, बी रसायन का आयतन लगभग कितना प्रतिशत में होगा, तो बी अब कितना हो गया, पहले था बी का भाग कितना हो जाएगा, तो 10 में से अब घट जाएगा 7.29, तो मतलब कितना हो गया, तो हो जाएगा
2.71 हो जाएगा लीटर। ठीक, अब ये पूरे का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर B का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 2.71 गुना हो जाएगा 100 और कितना में से, तो 10 लीटर में से। तो ये इतना गुना 10 गुना हो जाएगा 2.71 हो जाएगा प्रतिशत। तो यही इसी का मान होता है लगभग 27%। यहाँ पर पूछ भी रहा है कि लगभग कितना प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 27%। तो इस तरह से ये लगभग मिश्रण का सवाल था, सॉल्यूशन का सवाल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार एक सुपुर्दगी मैंने डिलीवरी बॉय को क्या करता है, कर्मी नियोजित करता है और उसे घर जा कर क्या करना पड़ता है, सामान को डिलीवर करना पड़ता है। मोटरसाइकिल भी देता है। तो प्रत्येक सुपुर्दगी पर उस कर्मी को 5 रुपये दिए जाते हैं। दिन समाप्ति पर दिन भर में उसके द्वारा तय की दूरी के लिए उसको प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या किया जाता है, 2 रुपया दिया जाता है पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर चला तो 2 रुपया देगा। ठीक है, अब देखिए वह कर्मी एक दिन में 500 रुपये से अधिक धन कमाना चाहता है, लेकिन क्या होगा कि लेकिन वह 100 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करना चाहता है। सुपुर्दगी के लिए निम्नलिखित में से किन संख्याओं का निश्चित रूप से, मैंने डायरेक्ट निश्चित रूप से वही आना चाहिए आंसर। सुपुर्दगी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कितनी संख्या निश्चित रूप से उसे लक्ष्य पूरा करेगी। ठीक है ना, तो सिंपल बात है, यदि 100 किलोमीटर से नहीं चलती, 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी, जैसे देखो 5 रुपया मिलता है, 5x मिलता है उसको एक सामान डिलीवर करने के लिए, और 2 रुपया मिलता है माने 2D क्या है कि उसको डिस्टेंस तय करने के लिए। ठीक है ना, डिस्टेंस 100 किलोमीटर यदि चलेगा, यदि D का मान लेते हैं 100 किलोमीटर वो चलिए गया, तो 100 किलोमीटर 2 गुना करेंगे तो 200 रुपया हो गया, 200 रुपया। अब देखते हैं 18, मान लिया जाए कि वो 80 सामान को एक ही नंबर से मानते हैं, 80 सामान को वो सुपुर्द किया, तो कितना हो जाएगा 80 गुना 5 मतलब कितना हो गया 400, 400 प्लस 200 मतलब क्या हो गया 600। लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया है। फिर देखिए उसी तरह से मानेंगे 85 गुना 5 तो क्या होगा 25, और 25 और 425 हो जाएगा, 425 और प्लस यदि 200 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। ये भी पूरा हो जाता है। 900 के द्वारा भी उसी तरह से पूरा हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मान नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या कर दें, इसका आंसर हो जाएगा D। तो यही था लगभग जो प्रमुख सवाल था यूपीएससी सीसेट में, जो एक सामान्य रूप से बनाया जा सकता है और एक रूरल बैकग्राउंड या तो जो सेल्फ स्टडी से बनाता है। कुछ नहीं तो उसमें अन्य प्रकार का भी सवाल बनाता है, और कुछ सवाल ऐसा होता है कि जो नहीं बनने वाला भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ सवाल है जिसके बलबूते पर आप बिना पैराग्राफ पैसे जो देता है पढ़ने के लिए कम्प्रिहेंसिव, उसको बिना पढ़े भी इससे भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि इतना कठिनाई नहीं करना पड़े। लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण था, बनाने लायक था, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया और काफ़ी जेन्युइन तरीका से डिस्कस किया। तो इसको देखिए और लोगों को बताइए। ठीक है ना, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।